हाय एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 का एक हेड, दैट इज इनकम अंडर द हेड सैलरी। आज हम देखने जा रहे हैं कि जो सैलरीड पर्सन होते हैं उनको जो अपने एम्प्लॉयर से क्या मिलता है, पैसा यानी सैलरी, रेम्युनरेशन, तो वो कहाँ पर टैक्सेबल होता है, इनकम अंडर द हेड सैलरी। तो जो मालिक अपने कर्मचारी को पैसा देता है, मंथली सैलरी देता है, वो कहाँ पे टैक्सेबल होती है, इनकम अंडर द हेड सैलरी। वैसे मैं आपको एक बार बता देता हूं, जब हम इनकम टैक्स की रिटर्न बनाते हैं तो हम पूरी कंप्यूटेशन कैसे करते हैं, आइए एक बार लिखते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम। हम एक असेसी की टोटल टैक्सेबल इनकम निकालने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं कैसे निकलती है। पर्टिकुलर्स और आपका अमाउंट। तो हमारे यहाँ 5 हेड होते हैं, यानी असेसी की जो भी इनकम होती है वो 5 हेड में कवर होती है। सबसे पहला आता है इनकम अंडर द हेड सैलरी। कोई एक असेसी सैलरी लेता है, यानी कि अपने एम्प्लॉयर के लिए काम करता है और अपना घर चलाता है, तो सैलरीड पर्सन की जो भी सैलरी होती है वो टैक्सेबल होती है इनकम अंडर द हेड सैलरी। तो ये मतलब नहीं कि आपके बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा क्रेडिट हुआ सारा टैक्सेबल होगा, ऐसा नहीं होता। अभी हम इनकम अंडर द हेड सैलरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम पढ़ेंगे कि सैलरी को क्या होती है, सैलरी में क्या क्या पोर्शन आता है, सैलरी में जो हमें परक्विजिट्स अलाउंस मिलते हैं उसमें कुछ हमें छूट मिलती है, यानी कुछ हिस्सा एग्जम्प्ट होता है, हमें एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। तो ये सारी बातें धीरे धीरे इनकम अंडर द हेड सैलरी में आपको पता लग जाएगी। तो इनकम अंडर द हेड सैलरी हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, क्या पता एक आदमी जो इनकम अर्न करता है वो अपनी प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ाकर करता है, यानी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हाउस प्रॉपर्टी से जो रेंट मिलता है वो सारा टैक्सेबल नहीं होता, कैलकुलेशन होती है। जो सारी कैलकुलेशन हम इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे। अच्छा, एक असेसी बिजनेस भी कर सकता है, इनकम अंडर द हेड PGBP, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो एक व्यक्ति, एक असेसी बिजनेस भी कर सकता है। और आपको बताऊं, इनकम टैक्स ना तो सेल पर लगता और ना ही प्रॉफिट पर। इनकम टैक्स किस पे लगता है, टोटल टैक्सेबल इनकम पे, जो हम निकालने जा रहे हैं। तो PGBP से होने वाला प्रॉफिट, आपके प्रोफेशन से होने वाला गेन, सारा का सारा टैक्सेबल नहीं होता, कुछ छूट मिलती है। और वो छूट कैसे मिलती है ये हम PGBP में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। आपने अपने कैपिटल एसेट को बेचा, अपनी प्रॉपर्टी को बेचा, उससे आपको गेन हुआ, तो वो कहां पे जाएगा, इनकम अंडर द हेड कैपिटल एसेट। पर अगर आपका काम है बिल्डिंग बनाकर बेचना, तो वो PGBP में जाएगा, यानी कि बिजनेस में। तो सारी सेल प्रोसीड टैक्सेबल नहीं होती, उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी जिस जमाने में आपने वो घर खरीदा बाबूजी का, वो कॉस्ट माइनस होती है, उसको आज की वैल्यू पे लाकर हम माइनस करते हैं। तो ये सारी कैलकुलेशन हम इनकम अंडर द हेड कैपिटल एसेट, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन में सीखते हैं। ठीक है, और लास्ट हमारा आता है इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस, यानी कि
जो भी ऊपर 4 हेड में आपकी इनकम कवर नहीं हुई वो कहां पे आ जाएगी, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। तो बहुत सारी इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स में इंक्लूड होती है, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, बहुत सारी चीजें होती है, कमीशन, पेंशन, तो उसमें भी हमें वेरियस छूट मिलती है, सारा का सारा टैक्सेबल नहीं होता। तो ये सारी बात हम कहां सीखेंगे, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। तो ये हमारे 5 हेड होते हैं, सारी इनकम यहाँ पे इंक्लूड होती है। आप भी देख सकते हैं, आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम्पल यहाँ पे फिट कर सकते हैं। जो भी आपके फ्रेंड्स है, आपके रिलेटिव है, वे जो भी काम करते हैं आप ध्यान में रखो और आपको पता लग जाएगा कि कौन से हेड में वे आएंगे। इसके बाद जो भी सम होता है उसको बोलते हैं ग्रोस टोटल इनकम। अभी भी टैक्सेबल इनकम नहीं आई क्योंकि इसमें से कुछ छूट मिलती है, लेस डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। तो डिडक्शन क्या मिलती है, आपने कोई बीमा कराया, हेल्थ इंश्योरेंस कराया, आपको इंटरेस्ट मिला, आपने दान दिया, जो भी काम डिडक्शन के चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो सारी छूट आपको मिल जाएगी। और उसके बाद जो आपका सम आएगा उसको हम बोलेंगे टोटल टैक्सेबल इनकम। ये आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम है पूरे साल की, इस पर आपको टैक्स देना है। तो हमने क्या सीखा, जितना भी पैसा खाते में क्रेडिट हुआ सारी सैलरी पर टैक्स नहीं लगता, कुछ छूट मिलती है। जितना भी किराया आपने कमाया सब पर टैक्स नहीं लिखता, कुछ छूट मिलती है। आपके प्रॉफिट और आपके सेल पर टैक्स नहीं लगता, उसमें भी आपकी कंप्यूटेशन होती है। जो भी आपको मकान बेचकर पैसा मिला पूरे पे टैक्स नहीं मिलता, कंप्यूटेशन होती है। जो भी आपको अदर इनकम हुई सब पर फुल्ली टैक्स नहीं लगता, कुछ हमें छूट मिलती है। और ये सारी बातें हम इन चैप्टर्स में पढ़ेंगे, यानी हमारे 5 हेड्स में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि डिडक्शन क्या होती है, डिडक्शन हमें किस किस चीज़ की मिलती है, और उसके बाद डिडक्शन देने के बाद टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाती है और इस पे टैक्स लग जाता है। तो ये होती है पूरी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला हेड, इनकम अंडर द हेड सैलरी। हाँ जी, तो इनकम अंडर द हेड सैलरी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और एक इंट्रोडक्शन हम लेने जा रहे हैं। चलिए, तो इंट्रोडक्शन क्या है, मैंने आपको पहली लाइन में बताया था, जब आप सैलरी इनकम कमाते हो, आपके खाते में पैसा आता है आपके एम्प्लॉयर से, तो वो सैलरी मानी जाती है। तो वो सैलरी कहाँ टैक्सेबल होती है, इनकम अंडर द हेड सैलरी में। तो इंट्रोडक्शन का पहला पॉइंट क्या निकला, आइए लिखते हैं। पहला पॉइंट ये निकला कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होना जरूरी है, तभी वो इनकम आपकी सैलरी मानी जाएगी और तभी इनकम अंडर द हेड सैलरी लगेगा। ठीक है, तो आइए लिखते हैं, देयर मस्ट बी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। तो पहला पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं, प्लीज मेरे साथ आप भी लिखना, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। मेरी बातों पे, मेरे शब्दों पे, मेरी लिखावट पे भरोसा रखना। जो लिखवाऊंगा, जो बोलूंगा, अगर आपने वही अपने दिल में बसा लिया तो कभी भी परेशानी नहीं होगी आपको इनकम टैक्स में। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। देयर मस्ट बी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अभी आप लिखिए, उसके बाद हम अपनी बुक से भी पढ़ेंगे,
सारे प्रोविजन को रीड करेंगे, पर जो हम लिखते हैं वो हमको अच्छे से याद रहता है। तो प्लीज एक एक पॉइंट मेरे साथ आप लिखिए। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी वो रिसिप्ट इनकम अंडर द हेड सैलरी मानी जाएगी। दूसरा, अब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए, पर एम्प्लॉय आपका पार्ट टाइम भी हो सकता है और वो फुल टाइम भी हो सकता है। तो चलिए अगली बात लिखते हैं। एम्प्लॉय में बी पार्ट टाइम और मे बी फुल टाइम। ठीक है, तो अगर आप पार्ट टाइम कहीं पे जॉब करते हो और आपके खाते में पैसा आता है या कैश में आता है, तो वो भी आपकी इनकम अंडर द हेड सैलरी है, बिकॉज देयर इज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। पहले पॉइंट को अपने दिल में बसा लेना, अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप का नाता है तभी वो इनकम अंडर द हेड सैलरी माना जाएगा, वरना वो सैलरी इनकम नहीं माना जाएगा। या तो वो बिजनेस होगा या फिर वो आपकी अदर सोर्सेज होगी। चलिए दूसरा पॉइंट भी हमने लिखा कि एम्प्लॉय आपके पार्ट टाइम भी हो सकते हैं और फुल टाइम भी हो सकते हैं। सो द पेयर मतलब जो पैसा दे रहा है इज नोन एज एम्प्लॉयर एंड द पेई जिसको पैसा मिल रहा है इज नोन एज एम्प्लॉय। सही बात है, जो पैसा दे रहा है वो मालिक और जो पैसा ले रहा है वो कर्मचारी, यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। चलिए, तो आप पार्ट टाइम काम कर रहे हो, आप फुल टाइम काम कर रहे हो। फुल टाइम काम कर रहे हो तो आपका एम्प्लॉयर एक ही होगा, पर अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हो तो आपके एम्प्लॉयर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर एक से ज्यादा एम्प्लॉयर है तो क्या होगा, जितने भी एम्प्लॉयर से आपको पैसा मिला पूरे साल में सबको क्लब कर देना और इनकम अंडर द हेड सैलरी में कंप्यूटेशन कर देना, तो आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड सैलरी आ जाएगी। तो फोर्थ पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं, देयर कैन बी मोर देन वन एम्प्लॉयर। आइए लिखते हैं, देयर कैन बी मोर देन वन एम्प्लॉयर ऑफ एन एम्प्लॉय। मेरे साथ साथ लिखना, ये जो बातें हम लिख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे तक काम आएगी। चलिए फिफ्थ पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं। तो फिफ्थ पॉइंट क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ एक एम्प्लॉय के मोर देन वन एम्प्लॉयर हो सकते हैं। मींस वन एम्प्लॉय कैन डू job at more than one place। फिर क्या होगा, all the salary यानी जितना भी पैसा आपको मिला shall be clubbed। क्लब मतलब सबको हम जोड़ देंगे और उसके बाद टैक्स निकल जाएगा, एंड देन टैक्स विल बी लेवाई, यानी उसके बाद टैक्स लग जाएगा। तो हमने क्या देखा कि मोर देन वन एम्प्लॉय हो सकता है और सबकी एम्प्लॉय की सैलरी को हम क्या करेंगे, क्लब करेंगे और टोटल इनकम अंडर दैट सैलरी निकाल के टैक्स लग जाएगा। और अगर और कोई भी अदर इनकम है तो उन सबको भी निकाल के टोटल टैक्सेबल इनकम पूरे साल की आ जाएगी। ठीक है, चलिए 6 पॉइंट लिखते हैं। हाँ जी,
तो 6 पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं कि सैलरी आपको मिली तो सैलरी पे टैक्स कब लगेगा, जब मिली तब, या फिर ड्यू हो गई तो लग जाएगा। मतलब कंपनी में क्या होता है कि महीने की 7 तारीख को, महीने की 10 तारीख को आपको पैसा मिलेगा, पर पैसा सच में ही खाते में नहीं आया। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बात लिखी गई है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपका पैसा आया या नहीं आया, आप अपने एम्प्लॉयर से बात करो, आप अपने एम्प्लॉयर से जाके लड़ो। अगर आपकी सैलरी ड्यू हो गई तो टैक्स लग जाएगा, या फिर खाते में क्रेडिट हो गई तो फिर तो पक्का ही लग जाएगा। तो 6 पॉइंट हम क्या लिखने जा रहे हैं, आइए लिखते हैं। सैलरी लायबल टू बी टैक्स एट अर्लियर ऑफ फॉलोइंग टू। मतलब नीचे जो दो बात हम लिखने जा रहे हैं उसमें से जो भी पहले हो जाए तब टैक्स लग जाएगा। दो बात क्या, या तो एक्चुअल रिसिप्ट यानी सच में आपके खाते में पैसा क्रेडिट हो गया, और दूसरा है आपका ड्यू यानी सैलरी आपकी ड्यू हो गई, विच एवर इज अर्लियर। ड्यू को आप समझ सकते हो एक्रूअल बेसिस, तो जब आपके खाते में पैसा आ गया तो आपको टैक्स देना ही देना है। टैक्स मंथली नहीं जाता, वो तो सालाना जाता है, वो एक अलग बात है। या फिर जब आपकी सैलरी ड्यू हो गई पर आपको नहीं मिली तो इनकम टैक्स एक्ट मान लेगा कि आपकी इनकम हो गई है और इस पे आपको टैक्स देना है। ठीक है, चलिए अगली बात लिखते हैं, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है कि जो प्रोफेसर होते हैं ना, प्रोफेसर, टीचर, फैकल्टी, ये अगर मंथली सैलरी ले रहे हैं यानी फिक्स सैलरी ले रहे हैं तो इनकम टैक्सेबल होगी अंडर द हेड सैलरी। पर अगर इनको अदर कोई इंसेंटिव मिल रहा है, जैसे पेपर चेक करने का पैसा, बच्चे की काउंसलिंग करने का पैसा, कोई भी दूसरा पैसा सैलरी से अलावा अगर मिल रहा है, मतलब सैलरी में हम बहुत सारे अलाउंस पढ़ेंगे, परक्विजिट्स पढ़ेंगे, उनके अलावा भी अगर कोई दूसरा पैसा मिल रहा है तो वो सैलरी नहीं है, वो आपकी इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज है। जो पैसा सैलरी के नाम पे मिल रहा है, क्योंकि सैलरी में भी बहुत सारी चीजें होती है, वेजिस प्लस डीए प्लस परक्विजिट्स प्लस नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स, बहुत सारी चीजें होती है। तो अभी हम देखेंगे कि जो ये वर्ड है ना सैलरी, इसमें आता क्या क्या है। पर अभी के लिए आप एक मेरी बात याद रखिए कि एक प्रोफेसर को सैलरी के अलावा और कोई अगर रेम्युनरेशन मिलता है, कंसीडरेशन मिलता है, तो वो इनकम अंडर द हेड सैलरी नहीं है, वो आपका अदर सोर्सेज में जाएगा। और यही बात हम लिखने जा रहे हैं। चलिए लिखते हैं पॉइंट नंबर 7। मंथली सैलरी टू प्रोफेसर ऑफ एन यूनिवर्सिटी shall be taxable under the head salary, but other remuneration, अदर रेम्युनरेशन से मतलब क्या है, जो सैलरी नहीं है, मतलब सैलरी के अंदर अलाउंस भी होते हैं, उसको आपको नहीं लेना। जो सैलरी से हटाकर कोई रेम्युनरेशन मिलता है, जो इनकम अंडर द हेड सैलरी के कॉन्सेप्ट में सैलरी हेड में इंक्लूड नहीं है। सैलरी हेड में अभी हम पढ़ेंगे सैलरी में क्या होता है, कैश की अमाउंट भी आती है, काइंड की अमाउंट भी आती है, फैसिलिटी भी आती है, इंश्योरेंस कराया वो भी आता है। तो सैलरी एक बहुत बड़ा हेड है, उसको हटा के अगर कोई भी पैसा प्रोफेसर को मिला तो वो कहां पे टैक्सेबल होगा, शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। क्योंकि बिजनेस तो नहीं है तो ये अदर सोर्सेज में जाएगा। ठीक है, तो 7th पॉइंट भी होता है खत्म।
अब बात करते हैं 8 पॉइंट की। तो 8 पॉइंट में हम क्या लिखने जा रहे हैं, एजेंट प्रिंसिपल रिलेशन। अब देखा जाए तो एजेंट प्रिंसिपल के लिए काम करता है और प्रिंसिपल उसको पैसा देता है, बट देयर इज नॉट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। तो जो प्रिंसिपल अपने एजेंट को पैसा देता है वो सैलरी में टैक्सेबल नहीं होता, और यही बात हम लिखने जा रहे हैं। रेम्युनरेशन पेड बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट shall not be taxable under the head salary। तो वो सैलरी के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए 8 पॉइंट भी होता है पूरा। सिमिलरली 9 पॉइंट पर चलते हैं। आपने देखा होगा पार्टनरशिप फर्म होती है, आप सभी को पता है पार्टनरशिप फर्म आपका एक एक्ट है। तो जो पार्टनरशिप फर्म होती है, तो पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या होता है, जैन एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म है। तो जो पार्टनरशिप फर्म अपनी बुक्स में पार्टनर को सैलरी देती है, दिखाते हैं टू सैलरी, टू मोहन, टू रोहन। तो जो सैलरी होती है वो इनकम अंडर द हेड सैलरी में टैक्सेबल नहीं होती, और वो कहीं पर भी टैक्सेबल नहीं होती, क्योंकि ये एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। तो हम लिखने जा रहे हैं सैलरी पेबल ऑब्लिक पेड बाय फर्म टू हिज पार्टनर shall not be taxable under the head salary। ठीक है, तो ये इनकम अंडर द हेड सैलरी नहीं है। चलिए आइए लिखते हैं 10 पॉइंट। 10 पॉइंट हमारा क्या कहता है, सैलरी रिसीव्ड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल नॉट बी चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पैसा मिलता है भारत सरकार से, वो सैलरी नहीं होता, तो वो इनकम अंडर द हेड सैलरी नहीं है। आइए लिखते हैं 10 पॉइंट। सैलरी रिसीव्ड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट shall not be chargeable under the head salary। वो आपकी इनकम अंडर द हेड सैलरी नहीं है। चलिए इसी के साथ एक 11 पॉइंट लिखते हैं। हाउएवर रेम्युनरेशन received by judge remuneration received by judge shall be taxable income under the head salary। shall be taxable income under the head salary। तो जो जज साहब को पैसा मिलता है, जो रेम्युनरेशन मिलता है, वो सैलरी में टैक्सेबल होता है। ठीक है, चलिए ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत काम आएगी, आगे तक काम आएगी। एमसीक्यू में, जनरल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, बड़े बड़े क्वेश्चन में ये कंफ्यूजन हो जाती है, तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। 12 पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं। 12 पॉइंट में हमें क्या पढ़ना है कि जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं, होल टाइम डायरेक्टर, उनको जो पैसा मिलेगा वो इनकम अंडर द हेड सैलरी में टैक्सेबल होगा, पर उनको जो अदर प्रोफेशनल फीस मिलेगी, जैसे उन्होंने कुछ अपनी अलग प्रोफेशनल सर्विस देकर पैसा कमाया,
सिटिंग फीस कमाई, आपने बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, आप बोर्ड मीटिंग के स्पीकर थे, आपने ऑडिटर अपॉइंट किया, मतलब सैलरी से अलावा जो भी आपने अदर सर्विस कंपनी को दी उससे जो आपको अदर पैसा मिला वो आपकी सैलरी नहीं है, यानी वो टैक्सेबल होगा इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। तो जब आप फुल फ्लैज क्वेश्चन करोगे, टोटल इनकम निकालोगे, तो आपको डिवीजन पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट सैलरी का है, कौन सा पार्ट अदर सोर्सेज का है, कौन सा पार्ट पीजीबीपी का है, कौन सा पार्ट हाउस प्रॉपर्टी का है और कौन सा पार्ट आपका कैपिटल गेन का है। तो आइए 12th पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं। रेम्युनरेशन received by director shall be taxable under the head salary, but other professional fees shall not be chargeable under the head salary। वो आपकी रिसिप्ट सैलरी नहीं है। They shall form part of income अंडर द हेड अदर सोर्सेज। ठीक है, वो आपकी सैलरी नहीं है, पर जो आपको मंथली रेम्युनरेशन मिल रहा है वो आपकी इनकम अंडर द हेड सैलरी है। चलिए अगला पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट नंबर 13। और पॉइंट नंबर 13 क्या कहता है, जो बैंक के खजांची होते हैं ना, बैंक के कोषाध्यक्ष, उनको जो पैसा मिलता है वो आपकी इनकम अंडर द हेड सैलरी होती है। तो आइए लिखते हैं पॉइंट नंबर 13, इनकम रिसीव्ड बाय ट्रेजरर। जो हमारी एनजीओ होती है उसमें भी ट्रेजरर होते हैं, यानी जो पैसा संभालता है, फाइनेंशियल एसेट संभालता है, उसको कोषाध्यक्ष बोलते हैं, यानी कि ट्रेजरर बोलते हैं। ऑफ आ बैंक शैल बी टैक्सेबल under the head salary if employee employer रिलेशनशिप एग्जिस्ट। मतलब बैंक और आपके बीच अगर मालिक और कर्मचारी का रिश्ता है तो वो इनकम अंडर दैट सैलरी जाएगी, अदरवाइज इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। ठीक है, तो ये डिवीजन यानी ये डिफरेंट आपको पता होना चाहिए, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए लिखते हैं पॉइंट नंबर 14। तो पॉइंट नंबर 14 क्या कहता है, जो लिक्विडेटर होते हैं, यानी कंपनी अगर बेचारी डूब रही है उसको बंद करने में जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल या फिर बोले तो लिक्विडेटर केंद्र सरकार या फिर हमारी अदालत अपॉइंट करती है, तो इनके बीच अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो लिक्विडेटर को मिलने वाला पैसा कहाँ टैक्सेबल होगा, इनकम अंडर द हेड सैलरी। और वही बात हम लिखने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 14, इनकम रिसीव्ड बाय ऑफिशियल लिक्विडेटर
which is appointed by court or by सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी हमारी केंद्र सरकार। तो अगर आप ऑफिशियल लिक्विडेटर हो और आपको किसी अदालत या फिर आपको केंद्र सरकार ने अपॉइंट किया, देन सच इनकम शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। ठीक है, चलिए 15 पॉइंट देखते हैं। 15 पॉइंट क्या कहता है? पेंशन रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर, यानी कि जो एम्प्लॉयर ने आपको पेंशन दी, यानी एम्प्लॉय ने जो रिसीव करी, तो पेंशन रिसीव बाय एम्प्लॉय शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, बट इफ पेंशन ऑफ सच एम्प्लॉय is received by any other person, any other person मतलब अगर वो एम्प्लॉय अब नहीं रहे, उनकी अगर मृत्यु हो गई, तो इनके लीगल हायर, इनकी वाइफ, इनके बच्चे उस पेंशन को रिसीव करेंगे पोस्ट ऑफिस खाते में, या फिर प्रोविडेंट फंड की साइट पर जाके पैसा विड्रॉल करेंगे। तो जो पैसा विड्रॉल करेगा वो इनकम टैक्सेबल होगी, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज, तो वो सैलरी में नहीं जाएगी। देन सच पेंशन, जिसको हम बोलते हैं फैमिली पेंशन, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज में डिस्कस करेंगे। देन सच पेंशन शैल बी टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। ठीक है, तो हमने डिफरेंस पढ़ा कि अगर पेंशन एम्प्लॉय रिसीव करता है जिसकी है, तो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी, पर अगर वही पेंशन कोई अदर पर्सन रिसीव करता है तो टैक्सेबल होगा इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। उससे ऊपर हमने पढ़ा ऑफिशियल लिक्विडेटर को जो पैसा मिलता है केंद्र सरकार से और जो कोर्ट से, वो टैक्सेबल होगा इनकम अंडर द हेड सैलरी। 13 पॉइंट में हमने पढ़ा कि जो बैंक के कोषाध्यक्ष होते हैं, ट्रेजरर होते हैं, जो उनकी इनकम होती है वो टैक्सेबल होती है अंडर द हेड सैलरी। 12 पॉइंट में हमने पढ़ा कि डायरेक्टर को जो मंथली सैलरी मिलती है वो इनकम अंडर द हेड सैलरी है, पर अदर प्रोफेशनल फीस अगर कुछ मिलती है तो वो इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज है। 11 पॉइंट में हमने पढ़ा कि जो जज को रेम्युनरेशन मिलता है वो इनकम अंडर द हेड सैलरी होता है। फिर हमने 10 पॉइंट में देखा कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पैसा मिलता है सरकार से, वो भी उनकी सैलरी है और इनकम अंडर द हेड सैलरी में टैक्सेबल होता है। फिर हमने देखा कि जो फर्म अपने पार्टनर को सैलरी देती है वो टैक्सेबल नहीं होता सैलरी में, क्योंकि वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, यानी प्रॉफिट का बंटवारा होता है। फिर एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप हमने देखा कि जो प्रिंसिपल अपने एजेंट को पैसा देता है वो बिजनेस के लिए होता है, वो कमीशन होता है, तो वो सैलरी में टैक्सेबल नहीं होता। फिर हमने बात करी प्रोफेसर की कि प्रोफेसर को जो मंथली सैलरी मिलती है वो इनकम अंडर द हेड सैलरी है, पर अगर अदर रेम्युनरेशन मिलता है तो वो इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज है। तो हमने एक इंट्रोडक्शन देखा किसका, कि सैलरी क्या है, कौन कौन सा हिस्सा इनकम अंडर द हेड सैलरी में आएगा, क्योंकि ये सारी चीज इंपॉर्टेंट होती है डिवीजन के लिए, डिफरेंस के लिए, कि क्या आपकी सैलरी है, कितना आप किराया कमाते हो, कितना आपका प्रॉफिट होता है, क्या आपने कोई अपना घर बेचा, या फिर आपकी अदर इनकम क्या है, क्योंकि सब हेड की
कैलकुलेशन, सब हेड की एडजस्टमेंट, सब हेड की डिडक्शन अलग अलग होती है। तो आज हमने स्टार्ट किया इनकम अंडर द हेड सैलरी, और इसके बाद हम इनकम अंडर द हेड सैलरी के प्रोविजन पढ़ेंगे। धीरे धीरे सारे प्रोविजन पढ़ेंगे। क्या अलाउंस टैक्सेबल होता है, कितना होता है, क्या पूरा एग्जम्प्ट होता है, परक्विजिट्स क्या होते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट की टैक्सेबिलिटी कैसी होती है, ये सारी बातें धीरे धीरे इनकम अंडर द हेड सैलरी में हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।